द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक क्लासिक सवाल पर बात करेंगे जो हर स्टूडेंट के मन में आता है। हेलो एल्केन की रिएक्शंस। ये मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हैलोजन का एक पोलर बॉन्ड होता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों तरह के रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप लैब में एक हेलो एल्केन लेते हैं तो ये कैसे तय होता है कि रिएक्शन SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2? हाँ, और इस पूरी कहानी को कंट्रोल कौन कर रहा है? इस बहस का केंद्रीय प्रश्न यही है। क्या रिएक्शन का रास्ता तय करने वाला असली किंगमेकर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या फिर वो बाहरी परिस्थितियां हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, जैसे सॉल्वेंट, टेम्परेचर और रिएजेंट? बिल्कुल। मैं ये पक्ष लूंगा कि सब कुछ सबस्ट्रेट की बनावट से ही तय होता है। मतलब स्ट्रक्चर ही मौलिक है। और मैं ये तर्क दूंगी कि स्ट्रक्चर तो बस संभावनाएं बताता है। असली डायरेक्टर जो कहानी को अंजाम तक पहुंचाता है, वो रिएक्शन की परिस्थितियां हैं। देखिए, मेरे हिसाब से रिएक्शन का रास्ता मॉलिक्यूल की बनावट में ही लिखा होता है। सब कुछ दो चीजों पर आकर टिकता है। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी मॉलिक्यूल में कितनी भीड़भाड़ है, और बनने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। इसका सबसे साफ उदाहरण है टर्शरी हैलाइड्स। आप दुनिया की कोई भी परिस्थिति लगा लीजिए, एक टर्शरी हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके तीन बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने का रास्ता ही नहीं देते। ये एक फिजिकल बैरियर है, एक दीवार है जिसे आप किसी भी सॉल्वेंट या टेम्परेचर से नहीं तोड़ सकते। इसके उलट वही टर्शरी हैलाइड SN1 रिएक्शन के लिए बना ही है, क्योंकि वो सबसे स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन बनाता है, जो SN1 मैकेनिज्म की जान है। वहीं प्राइमरी हैलाइड्स, वो SN1 से नहीं जाते क्योंकि उनका कार्बोकेटायन बेहद अनस्टेबल होता है। तो संक्षेप में, स्ट्रक्चर ही खेल के नियम तय करता है। वो बताता है कि कौन से रास्ते खुले हैं और कौन से हमेशा के लिए बंद। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि स्ट्रक्चर एक शुरुआती बिंदु है, लेकिन उसे किंग मेकर कहना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपने कहा कि टर्शरी हैलाइड्स के लिए SN2 का रास्ता बंद है, और मैं ये मानती हूँ, लेकिन यही तो मेरे तर्क का आधार है। स्ट्रक्चर ने एक रास्ते को बंद किया है, उसने ये नहीं चुना कि बाकी खुले रास्तों में से किस पर चलना है। एक टर्शरी हैलाइड के सामने SN1, E1 और A2 तीनों रास्ते खुले होते हैं। अच्छा। अब इनमें से कौन सा चुना जाएगा, इसका फैसला 100% परिस्थितियों के हाथ में होता है। अगर आप एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल जैसे पानी और एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, तो आपको SN1 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप उसी रिएक्शन को थोड़ा गर्म कर दें, तो E1 एलिमिनेशन बढ़ने लगेगा। और अगर आप एक मजबूत भारी भरकम बेस जैसे मान लीजिए पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाल दें, तो E2 एलिमिनेशन हावी हो जाएगा। तो देखिए, स्ट्रक्चर ने आपको एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन किस दिशा में मुड़ना है ये तो परिस्थितियों ने ही तय किया। ये दिलचस्प नजरिया है, पर मैं इसे ऐसे देखता हूं कि उस चौराहे का वजूद ही स्ट्रक्चर की वजह से है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के पास ही वो खासियत है कि वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है, जिससे SN1 और E1 के रास्ते खुलते हैं। अगर वो क्षमता ही नहीं होती तो उन रास्तों का कोई मतलब ही नहीं था। तो परिस्थितियां केवल उस क्षमता का फायदा उठा रही हैं जो स्ट्रक्चर ने उन्हें दी है। वे हवा में से कोई नया रास्ता नहीं बना रही। ठीक है, टर्शरी हैलाइड्स का मामला तो चलिए थोड़ा एक तरफा लग सकता है, लेकिन असली मजा तो सेकेंडरी हैलाइड्स में आता है ना। वहां तो सब कुछ संभव लगता है। चलिए एक खास मॉलिक्यूल लेते हैं, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये एक सेकेंडरी हैलाइड है। अब संरचनात्मक रूप से ये SN1, SN2, E1 और E2 चारों के लिए तैयार है। यहाँ स्ट्रक्चर ने हमें कोई साफ इशारा नहीं दिया है, ये एक खुली प्रतियोगिता है। अब बताइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। अगर हम इसी 2-ब्रोमोप्रोपेन को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन में डालें, तो हमें लगभग पूरी तरह से SN2 प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम रिएजेंट को बदलकर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लें, तो खेल पूरी तरह से E2 की तरफ घूम जाता है। इथेनॉल जैसे कमजोर न्यूक्लियोफाइल और थोड़ी गर्मी के साथ आपको SN1 और E1 का मिश्रण मिलेगा। एक ही सबस्ट्रेट और इतने अलग अलग परिणाम। ये परिस्थितियों के सीधे नियंत्रण का इससे बेहतर सबूत और क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि ये एक मजबूत तर्क क्यों लगता है, पर मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं।
आप जिसे खुली प्रतियोगिता कह रही हैं, उसे संभव ही उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ने बनाया है। ये न तो SN2 के लिए टर्शरी हैलाइड्स की तरह बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला है और न ही ये SN1 के लिए सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। ये बीच में है। ये जटिलता, ये संतुलन, ये सब कुछ स्ट्रक्चर से ही पैदा होता है। परिस्थितियां केवल उस संतुलन को एक दिशा में झुका देती हैं जो स्ट्रक्चर ने पहले ही स्थापित कर दिया है। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। तराजू का डिजाइन, उसकी लंबाई, उसका संतुलन बिंदु, ये सब स्ट्रक्चर है। परिस्थितियां वे वजन है जिन्हें हम एक पलड़े पर रखते हैं। तराजू के बिना वजन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ झुकाने से कहीं ज्यादा है। ये तो रास्ता बनाने जैसा है। चलिए सॉल्वेंट की भूमिका पर गहराई से बात करते हैं। SN1 रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कार्बोकैटायन का बनना, वो एक बहुत ज्यादा एनर्जी वाला प्रोसेस है। ये प्रोसेस व्यावहारिक रूप से तभी हो पाता है जब पानी या अल्कोहल जैसा एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहां मौजूद हो और उस बनते हुए आयनिक चार्ज को अपने डायपोल से घेरकर स्थिर करे। सही सॉल्वेंट के बिना एक्टिवेशन एनर्जी का पहाड़ लगभग चढ़ना नामुमकिन होगा। तो सॉल्वेंट सिर्फ संतुलन नहीं झुका रहा, वो उस रास्ते को बना रहा है जिस पर रिएक्शन चल सके। वो एक सक्रिय भागीदार है, सिर्फ एक बाहरी प्रभाव नहीं। मैं मानता हूं कि सॉल्वेंट की भूमिका बहुत जरूरी है, लेकिन मैं फिर अपनी बात पर आऊंगा कि सॉल्वेंट केवल उस क्षमता को साकार कर रहा है जो सबस्ट्रेट में पहले से मौजूद है। चलिए आपके तर्क को परखते हैं। एक प्राइमरी हैलो एल्केन, मान लीजिए 1-ब्रोमोप्रोपेन ले लीजिए। उसे दुनिया के सबसे अच्छे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दीजिए, चाहे वो पानी हो या फॉर्मिक एसिड। क्या वो SN1 से गुजरेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होगा कि बन ही नहीं पाएगा। सॉल्वेंट केवल उसी चीज की मदद कर सकता है जो संरचनात्मक रूप से संभव हो। वो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट को जादुई रूप से स्टेबल नहीं बना सकता। स्ट्रक्चर पहले आता है, फिर सॉल्वेंट उस स्ट्रक्चर की अंदरूनी प्रवृत्ति को या तो बढ़ावा देता है या दबा देता है। अच्छा प्रतिवाद है, लेकिन एक चीज है जो लगभग हर नियम से ऊपर है। टेम्परेचर, ऊष्मा हमेशा एलिमिनेशन का पक्ष लेती है, चाहे सबस्ट्रेट प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन में एक मॉलिक्यूल टूटकर दो या ज्यादा मॉलिक्यूल बनाता है, जिससे सिस्टम की एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था बढ़ जाती है। ये थर्मोडायनामिक्स का एक मौलिक सिद्धांत है जो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन में छिपा है। जैसे ही आप T यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एंट्रोपी वाला टर्म ज्यादा प्रभावी हो जाता है और रिएक्शन को उस दिशा में धकेलता है जहां एंट्रोपी बढ़ रही हो, यानी एलिमिनेशन। एक केमिस्ट जानता है कि अगर उसे एलिमिनेशन प्रोडक्ट चाहिए तो बस रिएक्शन फ्लास्क को गर्म कर दो। ये परिस्थितियों का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली नियंत्रण है जो स्ट्रक्चर की बारीकियों से ऊपर उठकर काम करता है। आपने प्राइमरी हैलाइड्स का जिक्र किया, तो चलिए उसी पर बात करते हैं। ये मेरे पक्ष में एक और मजबूत तर्क है। एक प्राइमरी हैलाइड जैसे 1-ब्रोमोब्यूटेन में स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग न के बराबर होता है और प्राइमरी कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है। तो इसकी संरचना इसे लगभग पूरी तरह से SN2 रिएक्शन के लिए प्रोग्राम करती है। यहां परिस्थितियां क्या कर सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा E2 के साथ थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा करवा सकती हैं, लेकिन SN2 ही राजा रहेगा। क्या यह स्ट्रक्चर के प्रभुत्व का साफ मामला नहीं है? पहली नजर में ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ भी परिस्थितियां खेल को पलट सकती हैं। मान लीजिए आपने 1-ब्रोमोब्यूटेन लिया और उसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से करवाई, जो एक मजबूत लेकिन छोटा न्यूक्लियोफाइल है। आपको ज्यादातर SN2 प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब रिएजेंट बदल दीजिए। इथॉक्साइड की जगह पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लीजिए, जो एक बहुत ही मजबूत और भारी भरकम यानी बल्कि बेस है। अब ये बल्कि बेस उस छोटे से प्राइमरी कार्बन पर SN2 अटैक करने के लिए नहीं जा सकता। उसे वहाँ भीड़ महसूस होती है। तो वो क्या करता है? वो बगल वाले कार्बन से एक प्रोटॉन खींच लेता है और E2 एलिमिनेशन को अंजाम देता है। तो यहाँ भी जब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर SN2 चिल्ला रहा था, हमने परिस्थितियों को मतलब बेस के चुनाव को बदलकर उसे E2 करने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही चालाकी भरा उदाहरण है जहां रिएजेंट का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पर हावी हो रहा है। लेकिन फिर भी ये एक खास मामला है। ज्यादातर मामलों में सबस्ट्रेट द्वारा तय की गई प्रवृत्ति ही मुख्य रहती है।
मुझे लगता है कि हम इस बहस को एक रूपक से बेहतर समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर एक नदी का तल है, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसमें मौजूद चट्टानें, ये तय करता है कि पानी कहाँ और कैसे बह सकता है। परिस्थितियां जैसे बारिश, जो पानी की मात्रा है, उस बहाव को तेज या धीमा कर सकती हैं, लेकिन वे नदी का रास्ता नहीं बदल सकती। पानी बहेगा वहीं जहां तल उसे ले जाएगा। मैं आपकी उपमा को ही उलट दूंगी। मेरे लिए स्ट्रक्चर कच्चे माल की तरह है। मान लीजिए मिट्टी का एक ढेर। यह क्षमता प्रदान करता है, लेकिन परिस्थितियां, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, वे शिल्पकार के हाथ और उपकरण हैं जो तय करते हैं कि उस मिट्टी से एक कप बनेगा, एक प्लेट बनेगी या एक फूलदान बनेगा। मिट्टी की प्रकृति कुछ सीमाएं जरूर लगाती है, लेकिन अंतिम रूप शिल्पकार के इरादे और कौशल से निर्धारित होता है, जो कि परिस्थितियों का नियंत्रण है। एक सिंथेटिक केमिस्ट के लिए, जो लैब में मान लीजिए नई दवाइयां बनाने की कोशिश कर रहा है, असली शक्ति परिस्थितियों को बदलने में है, न कि सबस्ट्रेट को बदलने में। अगर उसे किसी दवा का एक खास स्टीरियो आइसोमर बनाना है, तो उसे SN2 रिएक्शन करवाना होगा, और इसके लिए वो सही न्यूक्लियोफाइल और सही सॉल्वेंट चुनेगा, ताकि E2 या SN1 ना हो जाए। उसके लिए परिस्थितियां ही सब कुछ हैं। इस पूरी चर्चा के बाद भी मेरा मानना यही है कि सबस्ट्रेट की संरचना ही वो मौलिक ढांचा है जिस पर सब कुछ बनता है। ये संभावित प्रतिक्रियाओं का खाका तैयार करती है, कुछ को पूरी तरह से असंभव बनाती है, जैसे टर्शियरी हैलाइड्स के लिए SN2, और दूसरों को कार्बोकैटायन की स्थिरता के माध्यम से संभव बनाती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, केवल उन अंतर्निहित गुणों पर काम करती हैं और उन्हें अपनी मर्जी से थोड़ा बदलती हैं जो संरचना प्रदान करती हैं। वे संरचनात्मक रूप से असंभव को संभव नहीं बना सकती। और मैं इस बात पर कायम रहूंगी कि भले ही संरचना संभावनाओं का मेन्यू कार्ड पेश करती है, लेकिन डिश ऑर्डर करने का काम परिस्थितियों का है। बेस की प्रकृति और शक्ति, सॉल्वेंट की पोलैरिटी और तापमान का स्तर, इनका सोच समझकर किया गया चुनाव ही असल में रासायनिक परिवर्तन को दिशा देता है। एक प्रैक्टिकल केमिस्ट के लिए परिणाम पर नियंत्रण का मतलब परिस्थितियों पर नियंत्रण है, जो व्यवहार में उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। संरचना खेल का मैदान हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां खेल के नियम लिखती हैं और ये भी तय करती हैं कि कौन जीतेगा। ये साफ है कि ये कोई या तो ये या वो वाला मामला नहीं है। दोनों कारक एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। शायद सही सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि ये है कि एक सिंथेटिक केमिस्ट के लिए नियंत्रण का असली लीवर कहाँ है। बिल्कुल, ये एक डांस की तरह है, जहां संरचना और परिस्थितियां साथी हैं और एक के बिना दूसरा कदम नहीं उठा सकता। एक संपूर्ण समझ के लिए ये जानना जरूरी है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे एक संरचनात्मक झुकाव को एक खास परिस्थिति द्वारा बढ़ाया या दबाया जा सकता है। और इन सूक्ष्म अंतःक्रियाओं के बारे में सामग्री में और भी बहुत कुछ खोजा जा सकता है।